साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हमारा आज इंट्रोडक्शन होगा हमारे प्यारे भैया, बहुत स्नेही भैया श्री त्रिवेंद्र जोशी जी से। तो मेरे साथ बैठे हैं भैया। तो भैया, आपका पहले तो हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जनता आपको जाने, तो आप कृपया कर अपना इंट्रोडक्शन हमारे चैनल में ज़रूर दें, फिर हम आगे की बात आपसे कुछ करेंगे। रोहित भैया, सबसे पहले आपको प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया। और आपके जो दर्शक हैं मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। तो जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम त्रिवेंद्र जोशी है। वर्तमान में मैं बैंक में कार्य करता हूं। और उससे पहले एक वो दौर था जब हर कोई इंजीनियर बनना चाहता था, तो उसी दौर से मैं चल के आया हूं। तो मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उससे पहले मैंने अलग अलग विद्यालय में प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल से होते हुए इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी है। और बिल्कुल एक सामान्य जो भारतीय परिवार के बच्चे होते हैं उसी तरीके के परिवार से मैं आता हूँ और अपनी पढ़ाई करी। और फिर आगे थोड़ा कोशिश करी कि और कैसे क्या कर सकते हैं, तो बैंक एग्जाम की तैयारी करी और इस तरीके से मैं वर्तमान में बैंक में कार्य करता हूँ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया था। दादा, मेरा एक प्रश्न आपसे यहाँ पर ये बनता है कि आप बैंक में इसमें कार्यरत है, आपको कितने साल हो गए बैंक में कार्य करते हुए? मैं वर्ष 2017 में मेरा चयन हुआ था, तब से मैं बैंक में कार्य कर रहा हूँ। ठीक है। तो दादा, आज के समय ये बहुत अच्छा एक पॉइंट रहेगा कि आज के समय क्या हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं युवा काफ़ी बेरोजगारी की काफ़ी बात हो रही है भारत में, विशेष रूप से हमारे पूरे देश में, पूरे शहर में। और काफ़ी युवा ना सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं। तो आपका अपना अनुभव कैसा है बैंक में जॉब को लेकर, और क्या इसमें आप राय देना चाहेंगे हमारे जो युवा साथी हैं उन सभी को? रोहित, मैं आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। तो मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात से शुरू करूंगा कि जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तो उस समय हमें लगता है अरे ये वाली नौकरी ये थोड़ी करेंगे, अरे ये थोड़ी करेंगे। और मतलब एक हम अलग कल्पनाशील होते हैं और कल्पना की एक दुनिया में होते हैं। लेकिन जब हम वहां से बाहर आते हैं तब हमें लगता है नहीं, दुनिया जैसी दिखती है बिल्कुल वैसी ही नहीं है। तो आप तैयारी करना चाहते किसी परीक्षा की, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं यहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक कोट है, उसको मैं कोट करता हूँ। वो कहते हैं कि अपनी परिस्थितियों और योग्यता को ध्यान में रखे बिना जो काम करते हैं वो कष्ट को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पहले आप अपने आप को जानिए, समझिए कि आप किस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उस परीक्षा की तैयारी करने का क्या कारण है। जब आपके प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा उसके बाद आप परीक्षा की तैयारी करिए। और तैयारी करते समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत दिन तक कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाया है और कई सारे परिणाम भी हमें वहाँ अच्छे मिले। तो मैं वहाँ भी कहता था और मैंने खुद पे भी ये चीज़ आजमा के देखी है कि जिस परीक्षा की तैयारी के लायक आप अपने आप को समझते हैं या जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, आप उसको चुनिए और बड़े ईमानदारी से अच्छी तरीके से सोच विचार करके आप उसे चुनिए और फिर उसके पीछे जुटिए। आप ऐसा नहीं करिए कि आपने कहा कि अभी ये वाला फॉर्म आया ये भी भर देते हैं, वो वाला फॉर्म है वो भी भर देते हैं, ये वाला तो मैं हमेशा बनना चाहता था, ये तो मेरा पसंदीदा है। ऐसे मत उलझिए। अच्छे तरीके से अपने आप का एनालिसिस करके विश्लेषण आप करिए अपना और उसके बाद आप चुनिए, फिर उसी की परीक्षा की आप तैयारी कीजिए। जी, बहुत शानदार था, बहुत शानदार। दाई, इसमें एक विशेष प्रश्न ये उठकर आता है कि जैसे कि आपने आपने बताया कि आपकी जो शिक्षा स्टार्टिंग हुई है वो प्राइमरी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद आपने इंटर कॉलेज भी गवर्नमेंट स्कूल से किया है। तो दा क्या होता है कि एक वैसे तो कई सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं गवर्नमेंट स्कूल से निकल के, लेकिन आज के प्राइवेट स्कूल्स के ज़माने में भी तो किस तरीके से आप दरअसल उनसे बात करने का मौका मिल नहीं पाता, और मिलता भी है तो सब लोग का एक मानना ही रहता है कि हमने अथक मेहनत किया, अथक प्रयास किया और अपनी मेहनत से सब कुछ हमने हासिल किया। तो सर, तो भैया इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सरकारी स्कूल की जो आपने शिक्षा ग्रहण की उसका किस तरह इम्पैक्ट आपकी जॉब के लिए पड़ा, और किस तरीके से क्या गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे आसानी से क्या जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपने एक्स्ट्रा क्या क्या करिकुलम अपने साथ अपनाया? क्योंकि इंग्लिश वगैरह भी काफ़ी कुछ रहता है कंपटीशन के टाइम पे, और आपको कोचिंग रहती है, आपका कम्युनिकेशन रहता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो किस तरीके से आपने उसका सामंजस्य बैठाया? मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मेहनत के अलावा कोई ऐसा, मेहनत तो है ही भैया, आपने मेहनत की होगी, इसके साथ भी आप किसी एक ऐसे फैक्टर को मानते हैं जो आपके साथ काम किया? क्या लगता है आपको? देखिए रोहित, हम जिस समय पढ़ाई कर रहे थे उस समय हमने पब्लिक स्कूल का इतना चलन देखा। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आपके पिताजी ने या मेरे पिताजी या उनकी पीढ़ी के लोगों ने कौन से विद्यालय से पढ़ाई की, या उनकी जो पुरानी पीढ़ी थी उन्होंने किस विद्यालय से पढ़ाई की?
आपका बिल्कुल उत्तर और मेरा उत्तर सेम है कि सेम। उन्होंने सरकारी विद्यालय से पढ़ाई की। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो ये राजनीति का भी मुद्दा हो सकता है कि हमारे विद्यालयों को सोच समझ कर उन्हें बंद करने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो जो योग्यता होती है, जो मेहनत से हमें जो चीजें मिलती हैं, उसके लिए ये नहीं होता है कि आप किसी फला जगह पे आप पैदा हुए या फला उससे आपने पढ़ाई करी। मेहनत का कोई ऐसा वो नहीं हो सकता कि पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के कब्जे में वो रहेगी। तो उससे ये इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा सरकारी विद्यालय से पढ़ा, प्राइवेट से पढ़ा या किसी और विद्यालय से आपने पढ़ा। ठीक है, लेकिन ना फिर भी एक कॉमन जो बात रहती है कि आज का हर पेरेंट्स जो कि बहुत निचले तबके से भी आते हैं, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, अपने मतलब बहुत मेहनत करके बच्चों को डालना प्राइवेट स्कूल में चाह रहे हैं। अगर उनसे वजह पूछे कि गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं डालेंगे, वो 2 से 3 पॉइंट बताते हैं मिलनी, जो मैंने सुने हैं क्योंकि मैं अक्सर बातें करता हूँ। एक तो बताते हैं कि वहाँ जाके बच्चा बिगड़ जाता है, दूसरी मेहनत नहीं हो पाती, तीसरी बात उसको सही एजुकेशन, सही पढ़ाई नहीं मिल पाती है। हो सकता है कि कई जगह ऐसा नहीं होता, अपवाद भी समाज में होते हैं। तो इस चीज़ों को कैसे टैकल करेगा सर? भैया संगत भी ज़रूरी है, अच्छी पढ़ाई भी ज़रूरी है, और आपका उसको सही लेवल का ज्ञान मिल जाए वो भी ज़रूरी है। तो इसको कैसे वो मैनेज करेगा? क्योंकि अगर वहाँ मिल ही नहीं पाएगा तो आगे व्यक्ति कैसे मतलब आगे बढ़ेगा? इसमें क्या लगता है, उसके अलावा क्या फैक्टर हो सकते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले तो परिवार के तौर पे बच्चों की परवरिश में उनके माँ बाप का योगदान होता ही होता है कि हमारे बच्चों की संगति कैसी है, वो किनके साथ आजकल घूम रहे हैं, कौन उनके दोस्त हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट है, कोई विद्यालय है, वो आपका मार्गदर्शन तो कर सकता है, लेकिन उस मार्ग पे चलना आपको ही है। मेरे को अब यहाँ पे गीता जी का पहला अध्याय याद आ रहा है, जब भगवान रथ के सारथी बने हुए हैं और अर्जुन रथ में बैठे हैं और अपना धनुष छोड़ के बैठ जाते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने लोगों को नहीं मार सकता। तो भगवान कृष्ण जब उन्हें गीता जी सुनाते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना न चलना वो आपका अपना फैसला है। तो इसीलिए मेहनत तो आप ही को करनी है, उसका वो कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पे शिक्षकों का अभाव भी है, और सारे नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी हो सकते हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पर उतना अधिक इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको पढ़ाई स्वयं ही करनी है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब भैया ये बता दीजिए कि जैसे आपने गवर्नमेंट एग्जाम में बैंक आपने क्वालिफाई किया है, अगर इस तरीके से युवाओं को अगर आप कुछ कहना चाहें कि जैसे वो किस तरीके से तैयारी करे, कोई पैटर्न कोई ऐसा, क्योंकि आपने कोचिंग सेंटर में बच्चों का मार्गदर्शन भी किया हुआ है, तो कुछ ऐसा आप बता पाएंगे बच्चों को कि किस तरीके से प्रिपेयर करें चीज़ों को लेकर? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बैंक में जॉब कर भी रहे तो आपने वहाँ का ढांचा देखा होगा, आप उससे अंदर जाके काम कर रहे हैं, तो बच्चों को कुछ ऐसा भी बता पाएंगे आप कि जो उनको बाहरी दुनिया से देखते हैं उनको लगता होगा यार ये बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ क्या है स्थिति, इसके बारे में जरूर अवगत कराएं ताकि बच्चा अपना फैसला सही तरीके से ले सके। देखिए, ये मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, क्या मार्ग आपने चुनना है, ये तो आप ही चुनेंगे। उसमें कोई और आपकी मदद जरूर कर सकता है, लेकिन ये निर्णय आपका ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरी बात पे या किसी और की बात से उस रास्ते को चुनेंगे तो हो सकता है आप उसमें सफल हो सकता है नहीं भी हो। एक चीज है। दूसरी चीज, किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे बैंक हो या कोई और विभाग हो, वहां पे तो बाहर से देखने से जो हमें लगता है बिल्कुल वैसा सच हो ये जरूरी नहीं है। मसलन आपने जो बात बोली, तो इसी बात में कई सारे लोगों को ये लगता है कि बैंक वालों के पास बहुत पैसा है, उनको ऐसा लगता है कि बैंक में जितना जमा है वो सब बैंक वालों का ही है, जबकि ये सच नहीं है। लेकिन चीजों को आप देखिए, मैं सेवा क्षेत्र में हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि बैंक के माध्यम से मेरा रोजगार तो वह है ही है, साथ ही साथ मुझे लोगों की मदद करने का भी अवसर मिलता है। तो हर क्षेत्र में ऐसा होता है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आप बच्चों को शिक्षा दे के उनका जीवन आप उज्जवल बना रहे हैं, या आप सेना में हैं तो आप देश की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। उसी तरीके से और भी विभाग हो सकते हैं, तो उनका अपना अपना महत्व है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दा इसके अलावा, बैंक के अलावा आपको और क्या क्या हॉबीज है, क्या क्या पसंद है, कुछ ऐसा बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, ये एक आपने बहुत अच्छी बात कही, इसमें मैं 2-3 चीजें और ऐड करते हुए आपको बताता हूँ। थोड़ा सा भूमिका इस बात की ये हो सकती है, मैं पहले अपने गांव में पढ़ाई करता था, उसके बाद कक्षा 8 में जब मैं पढ़ता था तो मेरे माता पिता मुझे हल्द्वानी लेके आए, और तब मेरा नेचर ऐसा था, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता था। पर मेरे साथ एक चीज़ थी, जैसे मैंने कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और वो तो मैं वहाँ, अगर मुझे लगता था कि यहाँ मेरे लायक कुछ चीज़ हो सकती है, मैं सीख सकता हूँ, तो मैं वहाँ जाके इंक्वायरी करता था, जबकि मेरा नेचर शाई था।
पर धीरे धीरे मैंने ये समझा कि अपने आप को सुधारना है तो लोगों से हमें जुड़ना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। और जब मैं अपने कॉलेज में था तो तभी मुझे कविताएं लिखने का शौक जगा। मेरा एक मित्र था दिशांत अंडोला, तो वो कविताएं लिखता था, बहुत अच्छी लिखता था। उसके साथ मेरी संगति हुई तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कविताएं लिखना शुरू किया और कई सारे मंचों से मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला। उसमें विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब दूरदर्शन उत्तराखंड से काव्य पाठ किया तो वो सबसे महत्वपूर्ण एक क्षण था मेरे जीवन का। तो आपके जो भी शौक हैं, आप अपने शौक जगाइए, उससे आपको क्या होता है, वो आपको बेहतर इंसान बनाते हैं। और साथ ही साथ जो आपका कार्यक्षेत्र, आपका जो शौक है वो आपका कार्यक्षेत्र भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके कार्यक्षेत्र में जो परेशानियां आ रही हैं या किसी चीज से आप फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति में, तो जो आपका शौक होता है वो आपको उस अवसाद की स्थिति से बाहर निकालता है और आपको वो बेहतरीन करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। तो दा इसी में आपने कहा कि आपको कविता लिखने का शौक है, आप काव्य पाठ करते भी हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए अगर आप 2 से 4 लाइन कुछ सुना देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। माँ के पीछे माँ बन जाते अपने बाबूजी, माँ के जैसे करते जाते अपने बाबूजी, चूल्हा चौका पोछा बर्तन घर के सारे काम, माँ के पीछे ना करते आराम हमारे बाबूजी, माँ के पीछे माँ बन जाते अपने बाबूजी। और देखिए क्या क्या करते हैं, माँ के पीछे भोग लगाते अपने बाबूजी, माँ के पीछे वृंदावन को नीर चढ़ाते बाबूजी, माँ के पीछे गिनती भूले अपने भोले बाबूजी, एक मांगो तो 2 लाते हैं रोटी अपने बाबूजी, माँ के पीछे माँ बन जाते अपने बाबूजी, माँ के पीछे थोड़ा थोड़ा खुलते अपने बाबूजी, माँ के पीछे हम बच्चों से मिलते अपने बाबूजी, माँ के पीछे अब लगता है मित्र हमारे बाबूजी, खुशियों वाले सतरंगी एक चित्र हमारे बाबूजी, माँ के पीछे माँ बन जाते अपने बाबूजी। और देखिए हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारे माता पिता बुजुर्ग हो रहे हैं और देखिए उनके बुजुर्ग होने में एक बंद कैसे लिखा गया है कि माँ के पीछे अब कुछ बूढ़े लगते अपने बाबूजी, चांदी बालों में बिखरी और बिन दांतों के बाबूजी, आंखें भी कमजोर हो गई, आंखें भी कमजोर हो गई, कमर लगे कुछ झुकी झुकी, फिर भी सारे घर के सिंघम बने हुए हैं बाबूजी, माँ के पीछे माँ बन जाते अपने बाबूजी। क्या तो ये कविता थी। बहुत, मैं अपने ताली बजाऊंगा। मैं Thank you, चाहूँगा thank you. दर्शक भी वहाँ से कमेंट के माध्यम से अपनी ताली जरूर त्रिवेंद्र भैया तक पहुँचा दें। तो ये हमारे प्यारे से त्रिवेंद्र भैया है। त्रिवेंद्र भैया, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन में जरूर जानना चाहूँगा, फिर बहुत सारी बातें हम आपसे 2, 4, 5, 10 एपिसोड में करते रहेंगे आगे। तो अभी शुरुआत, इंट्रोडक्शन वाली सीरीज हमारी चल रही है। तो एक नॉर्मल आप एडवाइस जो हमारे युवाओं को, हम जैसे साथियों को, या जो समाज में अभी हैं जो 12th में 10th में या तैयारियाँ कर रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसे बताना चाहेंगे उनकी लाइफ के रिगार्डिंग जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है उनके लिए जानना अपने अनुभव के आधार पर, तो ज़रूर बताएं। रोहित, ये सब फिर से मैं वही कहूँगा कि अच्छा प्रश्न आपने किया है। हालांकि आप जो प्रश्न लाए हैं वो हैं ही सारे अच्छे। तो जो हमारे नए बच्चे जो हमें देख रहे हैं उनसे मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूँ। ये मेरे अपना जीवन का अनुभव है। जब आप अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे या थोड़ा सा आप ग्रोथ वाली एज में होते हो, तो वहाँ क्या होता है, जो व्यसन होते हैं, जैसे कुछ बच्चे गुटखा खाना सीख जाते हैं, शराब पीना सीख जाते हैं, सिगरेट पीना सीख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फिल्मों या और चीज़ों के माध्यम से जो आपने देखा है, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी। और अपने दोस्तों के साथ भी कई बार ऐसा लग सकता है कि जो इसे नहीं कर रहा है वो मूर्ख सा लग रहा है और ये सब चीज़ें करना कूल है। लेकिन आप मेरे भरोसा कीजिए, ये कूल नहीं है। आपको ये चीज़ें कूल नहीं बनाती हैं। ये एक बुराई है जो आपको जो बुरा बनाती, जो आपका स्वास्थ्य खराब करती है, साथ ही साथ समाज में आपकी छवि को भी खराब करती है। आपको अगर अच्छा बनना है, आपका जो भी हॉबी है, आप डांस करना जानते हैं, आप गाना गाना जानते हैं, आप एक्टिंग करना जानते हैं, आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, आप कविता कहानी कुछ भी, आप इस तरीके की जो कलाएं जो हैं, कलाओं में आपको उससे संबंधित कोई चीज आती है, तो आप उस पर कार्य करिए। वो आपको कूल बनाता है, वो आपको समाज में भीड़ से अलग बनाता है। वो आपका एक बेहतरीन चीज हो सकती है कि आप अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई आप कर रहे हैं, साथ ही साथ आप जब कुछ एक विशेष आपका गुण होता है, क्वालिटी जो होता है, वो आपको समाज में और ज्यादा अच्छा बनाता है। वाह, बहुत सुंदर है। बहुत आपने यूनिक सी बात कही, कुछ शानदार हमारे युवा को जरूर सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप भी अभी युवा ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अनुभव से आपने बहुत बड़ी बात कही है।
तो ये हमारे प्यारे से त्रिवेंद्र भैया है। कभी भी देखिए, ये सीरीज हमारी चल रही है इंट्रोडक्शन, तो इसमें आप बेसिकली ये जान पा रहे हैं कि मैं जिन सर्किल में रहता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मेरी बातें ज़्यादा होती हैं, जिनसे मुलाकातें होती है, वो कैसे लोग हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आपकी दृष्टि से वो अच्छे हैं बुरे हैं नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि से वो बहुत अच्छे हैं, बहुत लाजवाब है। और मैं आग्रह करूँगा आप सभी से कि आप भी हमारे जितने भी पहचान के लोग हैं उनसे जरूर मिलिए, उनके साथ बैठिए। जो भी वो यहाँ बोल रहे हैं वीडियो के माध्यम से, या जो भी आप सुन पा रहे हैं, वो दरअसल उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे वो है वैसे ही आपको मिलेंगे जब आप उनसे सामने से मिलेंगे। तो बहुत प्यारे हमारे त्रिवेंद्र भैया है। ये जिस जगह हम बैठे हैं, ये इन्हीं के स्टूडियो जैसा है, इनके मकान का ही एक हिस्सा है। तो इनकी भी कभी आपको यात्रा कराऊंगा, बड़े आराम से, बड़े काव्य पाठ भी होता है यहाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सबका जायजा आप भविष्य में लेंगे, निकट भविष्य में हमारे साथ। तो त्रिवेंद्र भैया ये है आपके लिए, और बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे रोहित, तो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर दे ओके रहा ओके हूँ। दादी। मैं सभी दर्शकों को भी ये बात बताना चाहता हूँ, इस चैनल के जो होस्ट हैं वो सबको इस नज़रिए से देखते हैं कि हमेशा कहते हैं एक हंसता हुआ इनका चेहरा है, और कभी भी हमने इन्हें गुस्से में नहीं देखा या किसी की बुराई करते हुए इस तरीके से नहीं देखा। तो रोहित से जो मेरी मुलाकात हुई, मुझे पता नहीं, मुझे अभी लग रहा है कि मुझे आपके दर्शकों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए। रोहित जो है समाज सेवा के कई सारे कार्य करते हैं, और ये बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, मुझे इनको सुनने का भी अवसर मिला है। उसके अलावा ये समाज में जो कार्य कर रहे हैं वो भी ये वृद्धाश्रम के साथ आनंदा आश्रम है, वहाँ पे जुड़े हैं। वहाँ पे ये बुजुर्ग लोगों की देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं उसके माध्यम से। और उसके अलावा साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं, तो ये लोगों की जीवन से परेशानियां कैसे कम की जा सके उस पर भी ये काम करते हैं। तो ये इनका बारे में जो विशेष चीजें हैं। और इसके अलावा ये एक बिल्कुल इन्होंने एक नया सेगमेंट भी जो शुरू किया है, अलग अलग विद्यालयों में जाते हैं, विद्यार्थियों से बात करते हैं कि उनके जीवन में जिस उम्र में वो हैं उन्हें क्या परेशानियां लगती हैं, क्या चुनौतियां लगती हैं, या हम जो नए बच्चे हैं, हम जो नए हैं, जो हमारे सामने वो छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें हम अपने अनुभव से और कैसे एक बेहतर जीवन दे सकते हैं, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए भी आप कार्य करते हो। तो मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे, और मन की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद भी कहता हूँ, और ऐसी कामना भी करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये तो आपका प्यार है, ये आपका प्यार है, हमारे साथ जुड़े सभी लोगों का प्यार है जो हमें मिलते रहता है वक्त वक्त पे। तो आप भविष्य, निकट भविष्य में जरूर मिलेंगे त्रिवेंद्र भैया से, और आपको इनसे मिलाते रहेंगे। बहुत सारी बातें इनसे जानने के लिए। ये आध्यात्मिक क्षेत्र के भी काफ़ी धुरंधर खिलाड़ी हैं, और काफ़ी चीज़ें इनके माइंड में फिट है। काफ़ी आप अभी देखते जाएंगे वक्त के साथ कि कैसे ये आप लोग को मतलब हर बार चौंकाएंगे, हर बार सरप्राइज करेंगे कि ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी। तो ये सब रहेगा त्रिवेंद्र भैया के साथ। तो भैया आपका हार्दिक धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए, आपने मौका दिया हमें आपसे बात करने का। थैंक यू सो मच। और मेरी प्यारी जनता को भी मेरा नमस्कार कि आपने इतना वक्त हमें दिया, और आप बेशुमार प्यार हमें दे रहे हैं। ऐसे ही हमें प्यार आगे भी देते रहे निकट भविष्य में, यही कामना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके जो दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, आपके भाई बहन कजिन, उन सबके साथ भी इसे शेयर करें। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, और अगर हमारी बातों से आपको लगता है किसी की मदद हो सकती है तो उसके साथ भी जरूर उससे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।